सबसे पहले धन्यवाद मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरा अचीवर्स परिवार, मैम आपका कि आपने ये आग्रह स्वीकार किया। मैम हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल और उसमें विश्वास नहीं करते हैं, हम बहुत बच्चों के साथ रहने वाले लोग हैं और स्टूडेंट लाइफ से कब टीचरशिप में घुस गए मालूम ही नहीं पड़ा। ये शिफ्टिंग इतनी पेस में और इजी हुई कि आज भी आपको 9, 10, 11, 12 बजे तक बच्चों के साथ यहाँ पे कोचिंग में मिल जाएंगे, स्कूल में मिल जाएंगे और काम करते हुए मिलेंगे। तो एक बहुत कम्युनिटी बिल्डिंग में बिलीव करते हैं एंड रेगुलरली हर फील्ड में काम करना चाहते हैं कि बच्चों का करियर बिल्डिंग बहुत स्मूथ हो, बच्चे की हर तरीके की हेल्प हम लोग कर पाएं एंड बच्चे की किसी भी तरीके की मदद हम लोग करना चाहें तो वो हम लोग करें। आज हम लोग नर्सरी का बच्चा भी पढ़ाते हैं तो हम लोग करियर के लिए पढ़ाते हैं, तो ग्रेजुएशन भी पढ़ाते हैं, डी फार्मा भी करवाते हैं बच्चों को। ग्रेजुएशन कॉलेज भी है, डिफेंस भी है, स्कूलिंग भी है। तो 3 स्कूल अलग अलग जगह रन कर रहे हैं, अचीवर्स 3 जगह अलग अलग जगह पे रन कर रहे हैं, फार्मेसी कॉलेज रन कर रहे हैं, डिफेंस रन कर रहे हैं, रेजिडेंशियल कैंपस पूरा रन कर रहे हैं। अगर टीचिंग, नॉन टीचिंग, एडमिन में सब लोग बात करें तो 200+ स्टाफ मेंबर्स हैं। तो 2016 से स्टार्ट किया हुआ ये छोटी सी कम्युनिटी आज धीरे धीरे अच्छी ग्रो कर रही है। तो एंड सच में बहुत ज्यादा हायरार्की में नहीं विश्वास करता है। सच में ये चाहते हैं कि ये जो ग्रोथ स्टोरी है ये सब मिलके लिखें, ये जो डेवलपमेंट है ये हर लेवल पे हो। जैसे हम लोग डिजिटल लर्निंग पे आपने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हमारा, तो डिजिटल लर्निंग जो प्लेटफॉर्म था हमारा वो सच में एक इस सरोकार के रूप में था कि बच्चा पढ़ पाए, बस सही बात है, किसी न किसी रूप में बच्चा पढ़ पाए। एंड इसमें मेरी फैकल्टी ने भी बहुत मेहनत की, चाहे किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं की तो उसने कंटेंट क्रिएशन में मेहनत की, किसी ने पीपीटी बनाने में मेहनत की। तो रेगुलरली मेरी फैकल्टी मेरे साथ में काम कर रही है एंड वो ये नहीं देखते हैं कि मैं रात को 2 बजे काम कर रहा हूँ। एंड सबसे बुरी आदत है मेरी, मैं रात को 2-3 बजे तक फैकल्टी को परेशान करता हूँ एंड मेरा फोन उठाते हैं और मेरे से बात करते हैं मैं सुबह 6 बजे भी फोन करता हूँ, रात को 2 बजे भी फोन करता हूँ। तो रेगुलरली सब मेहनत से मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ये एक सेशन है, एक इस युवा पीढ़ी को अगर हम बीइंग टीचर एंड बीइंग ऑफिसर हम कुछ हेल्प करवाएं इन बच्चों को कि वो इस जो अपना दौर है वो शायद टेबल चेंज कर पाए और इधर से इधर आ पाए। 1989 का ही मेरा बार था, 1989 का आपका बार था। तो हम स्टूडेंट जो टीचर एजुकेशन में ज्यादा गैप नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये जो बच्चे हमारे पास सामने बैठे हैं ये 20, 22, 23 साल की उम्र के बच्चे हैं, तो ये ही उम्र भटकाव की होती है। एंड इसमें अगर हम लोग बच्चे की काउंसलिंग प्रॉपर करें, बच्चे की रेगुलरली मोटिवेटेड रखें, एक एकेडमिक एनवायरनमेंट प्रॉपर तरीके से दे, तो एक बच्चा वही बच्चा आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, वही बच्चा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, वही बच्चा अपने करियर में अच्छा काम कर सकता है। और अगर वो गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं सिलेक्ट होता है तो बहुत सारे एवेन्यूज है जिसमें बच्चा अच्छे तरीके से काम करता है। आज एक ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा भी बहुत अच्छे एवेन्यूज करता है। इवन 12th क्लास का बच्चा जो डिग्री होल्डर नहीं है वो भी स्किल बेस के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो देश में जो पहले सिर्फ नीट, आईआईटी और पर्टिकुलर वर्टिकल में ही ग्रोथ हो रही थी, अभी हर वर्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो आपने देखा होगा हम सबसे पहले जो मेरा कल मैंने आपको क्रिएटिव शेयर किया उसमें लिखा था प्रोफेशनल फ्रीडम। तो मैं आपसे मैम एक चीज पूछना चाहूंगा कि प्रोफेशनल फ्रीडम वर्सेस इंडिविजुअल फ्रीडम। तो बच्चे इस सोच को कभी समझ ही नहीं पाते। आज भी माता पिता या स्वयं से झूठ बोलते हैं कि जो फ्रीडम माता पिता उनको देते हैं उसका गलत फायदा या सही फायदा क्या होना चाहिए, फ्रीडम जो दे रखी है उसका किस तरीके से उन्हें उपयोग करना चाहिए और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और जिस तरीके से आप फूल की वर्षा कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि पुलिस के ऊपर गुस्सा तो नहीं उतार रहे हैं, भर भर के मारा है? ऐसा तो नहीं, वो प्यार ही था। ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि मुझे याद है कि हमारी एकेडमी में क्या है कि बहुत ज़्यादा हमसे मेहनत कराते थे। तो होली का दिन हमको मिलता था जब टीचर्स के ऊपर, मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं, क्योंकि पुलिस तो एक बहुत हायरार्की वाला जॉब है ना, हमारे जो सीनियर हैं वो सीनियर हैं, एक डिसिप्लिन यूनिफॉर्म फोर्सेस में सब जगह है, तो डिसिप्लिन प्राइमरी है यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए। तो होली का दिन मिलता था जब हम अपनी मनमानी अपने टीचर्स के साथ या अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ कर सकते थे। तो वैसा मुझे फीलिंग आई, लेकिन आई एम श्योर कि वो
प्यार से ही थी, वो सम्मान से ही थी, मैं वैसा ही सोचना चाहूंगी। आपको एक बात अपने बारे में बताना चाहती हूँ, जो प्रोफेशनल फ्रीडम और इंडिविजुअल फ्रीडम का पहला सवाल सुरेंद्र जी ने किया है मुझसे, कि मैंने 3 बार एग्जाम लिखा, यूपीएससी का एग्जाम, जो विश्व का सबसे टफ एग्जाम बताते हैं, टफेस्ट एग्जाम। इसलिए नहीं कि पेपर बहुत टफ आता है, पर इसलिए कि कंपटीशन इतना ज्यादा है। सिलेक्शन के लिए कुछ 100 सीटें हैं और कंपटीशन में कई लाखों कैंडिडेट्स जो है वो उस फॉर्म को भरते हैं, बैठते हैं, और आपका जो कंपटीशन है बहुत ही सीरियस कैंडिडेट्स के साथ है। ऐसा नहीं है कि उन लाखों में ऐसे ही मतलब किसी ने चलते चलते भर दिया, होगी वो परसेंटेज भी, लेकिन सीरियस कैंडिडेट्स की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है यूपीएससी में, इसीलिए उसे टफेस्ट एग्जाम कहते हैं। और इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड माने आप सब पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में भी और करंट अफेयर्स में भी, कि इंडिया में अगले 50 साल तक पूरे विश्व की सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन या यंग पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, यूथ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा इंडिया की होगी। तो इंडिया एज अ मार्केट, इंडिया एज अ प्रोफेशनल फील्ड, किसी भी फील्ड में, एजुकेशन हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, इन सब में इंडिया की, और एज अ मार्केट यानी कंज्यूमर्स की, इंडिया का जो रुतबा रहेगा अगले 50 साल वो बहुत ज्यादा रहेगा पूरे विश्व में। और वो तभी रह सकता है अगर हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो एक डायरेक्शन में सोचे, वो भटक नहीं जाए। भाई आपके पास काम करने वाली सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, बच्चे और बूढ़ों को हम क्या मानते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है, वो स्टेट के या कंट्री के जीडीपी में ऐड नहीं कर पाते, क्योंकि वो अभी तक या तो ग्रो कर रहे हैं बच्चे, या बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए हैं, तो उनका कोई वर्किंग आउटपुट नहीं है। हालांकि अब तो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे लोग वर्किंग आउटपुट दे रहे हैं, बट फिर भी एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ये मानता है। तो आपकी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है यंग, क्योंकि हम भी कोई इतने बूढ़े नहीं है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है ये तभी अच्छा काम कर सकती है, देश के विकास में तभी अपनी भूमिका निभा सकती है जब हमें पता हो कि हमें क्या करना है। और वो पता होने के लिए ये फर्क जानना बहुत जरूरी है कि फ्रीडम, हम सब बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स दी हुई है हमें, ये मेरी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे ये कहने का हक है, मुझे विरोध करने का हक है, मुझे किसी भी चीज के बारे में ओपिनियन रखने का हक है। बिल्कुल है, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्सेबल बनाता है। आर्टिकल 36 क्या है? फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वो ये कहती है कि अगर आपका कोई सा भी फंडामेंटल राइट अगर किसी ने हनन किया है तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपनी रेमेडी के लिए। यही है, हम लोग पढ़ते हैं तो। लेकिन उसके ऊपर एक कैच है, आपने हर जगह देखा होगा कि हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब भी हैं, वो जिस भी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाते हैं वो प्रियम्बल के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ने लगे हैं। क्योंकि जब तक हम सिर्फ राइट्स की बात करेंगे, राइट्स क्या है कि मेरा ये हक है ना, हक की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन मेरे देश के प्रति कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, इसके बारे में नहीं पता करेंगे, तब तक हम राइट्स और ड्यूटीज का जो मिक्स बनाकर एक देश के विकास को आगे लेके जाती है यंग पॉपुलेशन, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि फंडामेंटल जो हमारा इशू है वो प्रोफेशनल और इंडिविजुअल फ्रीडम के बीच में, वो ये है कि आप इस फर्क को समझें कि मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम वहीं तक है जब तक मैं किसी और के फ्रीडम में हनन नहीं कर रहा या कर रही। एक क्लासिक एग्जांपल इसका पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कि आपकी हाथ फैलाने की जो फ्रीडम है कि मैं अपना हाथ यहाँ पे फैला सकता हूँ, वो तभी तक है जब तक मैं इनके मुंह पे नहीं मार दूं। उतनी स्पेस है मेरे पास, तो मेरे पास मैं कुछ भी लिख रहा हूं। आजकल आप सब लोगों का युग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया का युग है ना। आप लोगों को लगता है कि हमारी फ्रीडम सोशल मीडिया से ही आती है और सोशल मीडिया से ही चली जाती है। सोशल मीडिया से आती क्या है, मेरा मन में आएगा जो मैं लिखूंगा या लिखूंगी, रील बनाऊंगा। अभी इन्होंने भी एक मूविंग वो कैमरे से बनाई है, वो शायद ही रील बनाएंगे भी उसकी, है ना, कि भाई हमारे एकेडमी में एसपी साहब आए। पर वो इनका काम क्यों है? क्योंकि ये अपने मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।
वहां तक तो इनकी प्रोफेशनल फ्रीडम या इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो रिस्पेक्टेबल है। अगर मैं उसी रील में किसी दूसरे आदमी को गालियां दे रहा हूं, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, जेंडर के खिलाफ अनर्गल बातें कर रहा हूं, तो वो फ्रीडम नहीं है, वो एक क्राइम है, वो किसी इंसान के दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बीच के मिक्सचर को समझना उतना इंपॉर्टेंट है जितना प्रोफेशनल फ्रीडम और इंडिविजुअल फ्रीडम के डिफरेंस को समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने आज जैसे जो लिख पा रहे हैं, ओपिनियन कर पा रहे हैं, कल को आप जिन एग्जाम्स को दे रहे हैं, सरकारी एग्जाम्स को दे रहे हैं, तो उसके बाद आप जब फर्स्ट टाइम आप किसी सरकारी जॉब में एंटर करते हैं तो उसका एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आपका जो सर्विस के दौरान रहने का आपका क्या आचरण रहेगा, क्या एटीट्यूड रहेगा, वो आपका एक पूरा लिखित कोड है। उसको आप अगर नहीं फॉलो करते हो तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होता है ना। आज अगर सपोज मैं पुलिस की ही अगर एग्जांपल ले, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो बेचारा धूप में खड़ा है, आप मानिए सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे की उसकी 12 घंटे की शिफ्ट है, और एक दिन मैं निवेदन करूंगी जिस दिन आपका फ्री डे हो, आप पुलिस के साथ आकर हमारा काम देखें। मैं सुरेंद्र जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, तो आप ये फील करेंगे 12 से 12 अगर आपको वहीं खड़ा रहना है एक ही पॉइंट पर, ट्रैफिक रेगुलेट करना है या जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको चालान करना है या जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस भरी गर्मी में, धूप में, और निरंतर ये एक दिन का नहीं है, वो पिछले 10 साल से 15 साल से यही ड्यूटी कर रहा है। तो उसके मन में, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं भाई, हमने आज ये वर्दी पहनी तो हम कोई मार्स या वीनस से तो ड्रॉप नहीं हो गए। आप ही के जैसे थे 10 साल पहले तक, जब तक मैं सर्विस में नहीं थी। मैं LSR की एक छात्रा थी, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आज मैं इस तरफ आ गई हूँ तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज एकदम से तो नहीं होगा मेरे अंदर, धीरे 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 चेंज होगा। तो धूप में खड़ी हूँ और लोगों की क्या है कि हर कोई आदमी टुल्ला खड़ा है, मामू खड़ा है, ये तो इनका काम ही यही है, आ गए दिहाड़ी बनाने। दिस इज व्हाट इज जनरल कंसेप्शन। तो जब हम ये बोलते हैं किसी के बारे में, तो आप सोचिए कि सालों साल से वो सिर्फ लोगों की क्या बोलते हैं इस तरीके की बातें ही सुनता आ रहा है। तो अगर उसका धूप में खड़ा है, परेशान है, घर में बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है, नहीं मनाने जा पा रहा, छुट्टी नहीं मिली है, बीवी कह रही है तुम कैसे बाप हो, तो उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और उसने किसी के साथ बदतमीजी कर दी। सामने से कोई व्यक्ति आया और ट्रैफिक कांस्टेबल ने उसके साथ थोड़ा हार्श लैंग्वेज यूज कर दी, तो पुलिस, तो जनता क्या कहेगी, तो बेकार आदमी है। फिर आजकल क्या हुआ है, हमारा प्रोफेशनल फ्रीडम और इंडिविजुअल फ्रीडम की बता रहे हैं। हर आदमी अपना मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। कैसे बोल सकता है तू मुझसे, तू रिकॉर्डिंग पे है, अब बोल, अब क्या बोल रहा है तू। तो आपकी भी तो उसमें भाषा रिकॉर्ड हो रही है, आप कैसे बात कर रहे हैं वो भी तो रिकॉर्ड हो रहा है। और जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर भी मीडिया में आज भी एक माना जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर उसकी गलती भी नहीं है, कई बार सामने वाले की गलती होती है, लेकिन अगर पुलिस वाला है एक तरफ, क्योंकि हम वर्दी पहनते हैं तो हम यही उनको सिखाते हैं कि आपकी भाषा शैली में कभी भी फर्क नहीं आना चाहिए। ये फर्क है आपके प्रोफेशनल फ्रीडम में, कि आपने जब वर्दी पहन ली तो आपके ऊपर एक आम नागरिक से ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। तो मेरा इंडिविजुअल फ्रीडम तो क्या कहता है कि उस सिचुएशन में अगर मेरे साथ कोई लड़ाई कर रहा है तो मैं भी पलट के जवाब दूं। ये तो मेरा इंडिविजुअल फ्रीडम कि तू मुझे कैसे गाली दे सकता है। लेकिन मेरा प्रोफेशनल फ्रीडम क्या कहता है, वो मुझे रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं, मैं आज एक राजस्थान पुलिस का सिपाही हूँ, बीकानेर पुलिस का सिपाही हूँ, मैं जब ये वर्दी पहनता हूँ या पहनती हूँ तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे सरकार ने, जो मुझे इस देश के संविधान ने मुझे दी है, कि मुझे अपने लोगों का, अपने सिटीजन्स का सुरक्षा करनी है, क्राइम प्रिवेंशन करना है, कानून व्यवस्था बनाना है। तो मैं एक आम नागरिक की तरह उनके ऊपर चिल्ला नहीं सकती, चाहे मेरा कितना ही मन कर रहा हो। तो वो हमारा कर्टेलमेंट ऑफ प्रोफेशनल फ्रीडम है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अभी आप जो यूज कर रहे हैं इंडिविजुअल फ्रीडम, वो किसी और व्यक्ति की इंडिविजुअल फ्रीडम का सबसे पहले तो हनन नहीं करे। ये बात इंपॉर्टेंट है। और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप
सरकारी सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे या किसी बिजनेस सिस्टम का भी पार्ट बन जाएंगे, सपोज आप किसी कंपनी में भी सिलेक्ट होते हैं, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी सिलेक्ट होते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए एक चार्टर ऑफ इवेंट्स होगा जो आपको करने हैं, आपका कोड ऑफ कंडक्ट होगा जिसको आपको फॉलो करना है। और अभी से अगर आप ये नियम बना लेंगे कि मेरे को ये चीजें करनी है अपनी दिनचर्या, चाहे वो दोस्तों से बातें करना हो, दोस्तों के साथ बैठकर गप लड़ाना हो, आपको इंटरनेट सर्चिंग हो, मूवी देखना हो, पढ़ाई करने के लिए ये 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे फिक्स हैं, तो ये सारी चीजें आपको अपने लिए डिसिप्लिन रूप में बनानी पड़ेगी। जब आप ये बना लोगे तो ये आपका प्रोफेशनल उसमें समझने में आपको मदद करेगा। हम ये सोचते हैं, आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे क्या है, ट्रोलिंग की। देखा होगा ना आपने, ये तो ऐसे दिखता है, ये आ गया है बालों में तेल लगा के चंपू, ये ऐसे इस रंग के ऊपर, किसी जेंडर के ऊपर, किसी के शेप और साइज के ऊपर हम लोग कमेंट करते हैं। हमें लगता है वो हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम है क्या? ट्रोलिंग एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश का, हमारे देश के युवाओं का स्पेशली, क्योंकि सोशल मीडिया, ये एक स्टैटिस्टिक्स है कि इंडिया का जो युवा है, यानी 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति अगर हम माने, तो वो आज की तारीख में ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे सोशल मीडिया पे है दिन में। 10 से 12 घंटे एवरेज बता रही हूँ, किसी का 8 होगा, किसी का 12 होगा, किसी का 14 होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप मोर देन 1/3 ऑफ योर डे, इफ योर एज ग्रुप ऑफ पीपल आर ऑन सोशल मीडिया, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट भी हो सकता है। कैसे? मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, स्टार्टअप मैंने कोई स्टार्ट किया, उसको मैं आगे तक ले जा रहा हूं, वेरी गुड। और उसका बुरा इम्पैक्ट ये है कि आज भी सोसाइटी में हर तरीके के बच्चे हैं। कोई एक्सट्रोवर्ट है जो बाहर बहुत ज्यादा जाके बोलता है, जिसको फर्क नहीं पड़ता ठीक है मेरे बारे में क्या बोल रहा है। कुछ हैं जो इंट्रोवर्ट है, जो बहुत इमोशनल है, हमेशा से रहे हैं, आपके घर परिवार में भी होंगे, 2 भाई बहन भी एक जैसे नहीं होते। उनको इसका मेंटल इंप्रेशन कितना ज्यादा पड़ता है। आप सोचिए, आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, एक बंदा तो होगा उसको हंसी में उड़ा देगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बट कुछ ऐसे होंगे जो उसको बार बार सोचते रहेंगे कि यार इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। और पब्लिकली जब आपने मैसेज किया, आपने कमेंट किया किसी की फोटो पे, क्योंकि आजकल आप लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि आप अपनी इमेज वर्चुअल रियलिटी में जीना चाहते हो। मेरी इंस्टाग्राम पे क्या इमेज है, कितने फॉलोअर्स हैं, वो तय करेगा कि मैं कितना अच्छा या पॉपुलर हूं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस क्लास में जब आप जाते हो, अगर आपके पास 2 आदमी भी नहीं है जो साथ में बैठ के बात कर सकें, तो क्या फायदा है ऐसी पॉपुलैरिटी का। आपके इंस्टाग्राम पे कितने भी हो, जब आपको वाकई जरूरत थी तो आपके कितने दोस्त आपके साथ खड़े थे। फलाने एग्जाम में दिया यार, एग्जाम अच्छा नहीं गया, वापस आके किसी के कंधे पर रखकर यार आज एग्जाम अच्छा नहीं गया, दुखी है, ऐसा दोस्त कितना होगा जो कंसोल करेगा? कोई नहीं यार, खत्म थोड़ी होगी जिंदगी, दोबारा एग्जाम लिखेंगे। कितने लोग हैं ऐसे कहने वाले? अगर नहीं है तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने का कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। और ये जीवन का सच है कि आपके जीवन में मुश्किल से 5 से 10, क्यों सुरेंद्र जी, इससे ज्यादा एक्चुअल दोस्त आपके नहीं हो सकते। जानकार लोग हो सकते हैं, बट 5 से 10 से ज्यादा आपके ऐसे दोस्त हो ही नहीं सकते जो जिंदगी भर आपका साथ देंगे। 10 भी मैं हायर एंड पे कह रही हूँ, मतलब 5 में हायर एंड हो गई, वो मैं बिल्कुल 5 भी ऐसे लोग आप गिन सको ना जो मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक रहे, मेरी जिंदगी की हर चीज जानते हो, और मेरे को पता हो कि कोई नहीं होगा तो ये खड़ा होगा मेरे साथ। तो वो जिंदगी के लोगों को आप जुटाने की कोशिश करें, ठीक है। सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबल यूज करें, बहुत जरूरी है। आगे मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में बताना चाहूंगी। मामराज, हमारे पास वो पैम्फलेट्स है ना, वो मंगवा लीजिए। तो हमने आपके लिए एक पैम्फलेट्स ही बनाए हैं साइबर क्राइम की, वो हम आपको लास्ट में बांटेंगे। उसमें आपके पास सारे हेल्पलाइन नंबर्स, किसी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो साइबर क्राइम की, अगर आप विक्टिम हो तो क्या करना है, या परपेट्रेटर हो तो कैसे नहीं बनना, तो वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, सावधानियां क्या बरतनी है। क्योंकि होता क्या है कि हमने ये फोन तो यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन कैसे यूज करना है ये हमें नहीं आता। आज भी आपके स्मार्टफोन में केवल 3 फीचर से ज्यादा आप यूज नहीं करते। कॉल उठाना,
कॉल करना, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया, और एसएमएस भेजना या करना या रिसीव करना। इन 3 से ज्यादा मैक्सिमम लोग और कुछ काम नहीं करते हैं अपने फोन पे। पर फोन के अंदर जितने फीचर्स हैं वो आपको एक बहुत ही क्रूशियल जोन में लाके खड़ा करता है जिससे साइबर क्राइम होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे हम उससे बच सकते हैं। लेकिन अभी के लिए प्रोफेशनल और इंडिविजुअल फ्रीडम में इतना फर्क करना जरूर स्टार्ट कर दें, स्पेशली इसमें कि मेरी कही हुई बात, मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम किसी और की इंडिविजुअल फ्रीडम का हनन तो नहीं कर रही। यही डिफरेंस है आपके प्रोफेशनल और इंडिविजुअल फ्रीडम। आपकी स्टूडेंट लाइफ निकले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेमोरी लगभग ताजी होगी। जी बिल्कुल, ज्यादा पुरानी नहीं होगी। आपकी 25-30 साल हो चुके होंगे सर्विस के, तो मैं ये बोलता कि ब्लर हो चुकी होगी मेमोरीज। तो आपकी अपब्रिंगिंग, जर्नी थ्रू आउट, मोटिवेशन कैसा रहा, किसने फेवर किया, किसने फेवर नहीं किया, ये सक्सेस जब आपने अभी बोला कि 3 बार अटेम्प्ट किया, तीनों बार क्लीन हो गया, तीनों बार आईपीएस ऑफिसर मिला, तो ये तो मैं फेट ही बोलूंगा इन सब बीकानेर का, इन लोगों का, कि वो आपको, ये प्रकृति आपको आईपीएस ऑफिसर ही चाहती थी। तो ये आपकी जर्नी कैसे रही और ये सक्सेस के लेवल पे पहुंचते क्या क्या डिमोटिवेशन रहे और क्या मोटिवेशन रहे और कैसे आप पहुंचे? देखिए, मैं मूलतः दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में पली बड़ी, दिल्ली में ही पैदा हुई, और ये मेरी खुशकिस्मती है क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके हाथ में नहीं होता कि आप किस घर में पैदा हो रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो नेचर या भगवान या जिसमें भी हम मानते हैं वो तय करती है कि मैं फला घर में, फला प्रदेश में, फला सिटी में पैदा हूँ। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे जो मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पर लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं किया जाता कभी भी। मतलब ये मेरे को जो पता चला कि आई एम अ लेडी ऑफिसर, ये मुझे पहली बार जब मैं आईपीएस में आई तब पता चला, या राजस्थान में आई तब फील हुआ। दिल्ली में लड़का लड़की में ऐसा कभी कोई आपको जेंडर वाइज कोई नहीं करता, क्योंकि मेट्रो सिटी है, अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं, तो वहां पर इतना समय भी नहीं है किसी के पास कि हम कास्ट पे या जेंडर पे या रिलीजन पे बात करें। बट ये जरूर था कि मैं सेकंड गर्ल चाइल्ड हूँ, मेरे से बड़ी मेरी एक बहन है। तो जब मैं हुई तो मेरी दादी है जो एक डॉक्टर है, मतलब उनके जनरेशन में भी पढ़ी लिखी डॉक्टर है, तो हमारे घर में एजुकेशन की कभी कमी नहीं थी। हम पीढ़ियों से लड़कियों को भी एजुकेट कर रहे हैं और लड़कों को भी, तो ऐसा हमारे घर में नहीं था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। पर दादी का फर्स्ट रिएक्शन यही था कि लड़का हो जाता तो बेहतर होता, क्योंकि पहले एक बेटी हो रखी है मेरे पिताजी की, तो एक लड़का हो जाता तो फैमिली कंप्लीट हो जाती। इंडियन साइकोलॉजी जैसे कि नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है। देखो अभी इन लोगों ने बोला, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे पिताजी मेरी जिंदगी के सबसे बड़े वो स्ट्रेंथ, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। मेरे पिताजी को मैं अपनी जिंदगी की, अपनी हर सांस, आज मैं जो हूँ वो हर चीज मैं उनको ही समर्पित करती हूँ। उनकी वजह से ही मैं हूँ जो हूँ। मेरे माताजी और मेरे पिताजी दोनों मैं सबसे खुशकिस्मत बेटी हूँ इस पूरे देश में, और मैं ये कहते हुए मुझे गर्व है कि मेरे ऐसे पेरेंट्स हैं। मेरी माँ ने बहुत मेहनत करी है हम लोगों को अच्छी परवरिश देने में। मेरे पिताजी ने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, और हम तीनों, मेरे बाद एक छोटा भाई भी हुआ मेरा, तो हम 3 भाई बहन हैं। हम तीनों भाई बहन ऐसे रहे जैसे कि हमें अपने माता पिता की दी हुई परवरिश का सम्मान करना है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैं जब स्कूलिंग में डीपीएस से हुई, डीपीएस के बाद मैं एलएसआर में गई, लेडी श्री राम कॉलेज। ये सारे वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं तो, और यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, अमीर घरों से भी बच्चे आते थे। मैं मिडिल क्लास परिवार से हूँ। हम कोई कमी नहीं रखी हमारे माताजी पिताजी, लेकिन हम इतने अमीर भी नहीं थे कि मतलब पैसा उड़ा रहे हैं। तो हमें पैसे की वैल्यू करना सिखाना,
अपने से बड़ों का आदर सिखाना, ये सिखाना कि जिंदगी में तुम जो करोगे तुम्हारे पास फ्रीडम है। तुम घर से निकल गए, एक बार रात को वापस आ रहे हो कॉलेज के बाद, कॉलेज में तुम क्या कर रहे हो हमारी नजर नहीं है तुम पर, लेकिन हमें इतना विश्वास है कि हमारी परवरिश ऐसी है कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। आज आप लोग अपने गांव से, अपने हो सकता है आप बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी हो, कोई सीकर से, कोई गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, आसपास से, झुंझुनू से यहाँ पे आके पढ़ रहे हो, बीकानेर में भी आप कहीं दूर से आके यहाँ पे सिटी में आके रहकर पढ़ रहे हैं। तो माँ बाप का आप पर विश्वास है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा कोई गलत नहीं कर रहा होगा, पढ़ने के लिए गया है, मेरा इतना मान सम्मान रखेगा मेरे विश्वास का कि कुछ गलत नहीं करेगा। और यही चीज थी जो हमने हमेशा सीखी। हमने कहा हमारे माँ बाप का जो अटूट विश्वास हम पर है उसको हम कभी टूटने नहीं देंगे। सो मच सो कि हम ट्रिप्स पे जाते थे, क्योंकि जैसा कि आपने सुना मैं थिएटर करती हूँ, तो जब मैं थिएटर करती थी तो हम कॉलेज की तरफ से बैंगलोर, IIM बैंगलोर, अहमदाबाद, बिट्स पिलानी, इन सब के जो कल्चरल फेस्ट है वहां पे जाते थे। तो जब आप बाहर जा रहे हो, लड़के लड़कियों के साथ घूमने जा रहे हो, तो माँ बाप को ये विश्वास है कि भाई ये अपने सही और गलत में पहचान करना जानती है, और उसके बाद भी अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसकी लायबिलिटी इसी के ऊपर है। तो उतना फ्रीडम उन्होंने दिया, इतनी अच्छी परवरिश उन्होंने दी हमें कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी भी चीज से कोई अनावश्यक अट्रैक्शन नहीं लगा, जो इस एज में बहुत कॉमन है। उस अट्रैक्शन के प्रोज और कॉन्स समझने की, गलत या सही समझने की एक कैपेबिलिटी डेवलप हुई, और ये सीखा कि जब तक अपने पैरों पर खड़े होकर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हाथ में नहीं आएगी तब तक दुनिया आपको कुछ नहीं समझती। जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे, इज्जत नहीं कमाओगे, तो आप कैसे भी दिखते हो, आप किसी भी तरीके की वेशभूषा धारण करते हो, आप चश्मा लगाते हैं नहीं लगाते हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, डज नॉट मैटर। आप इतनी मेहनत करने के लिए सशक्त हैं कि मैं मेहनत करूंगी, मेरा ये गोल है, मुझे ये पाना है। और जब आपके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ जाए तब दुनिया में आपका एकदम पलट हो जाता है। आप अभी यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, अभी आपके चाचा और ये सब लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है यार कर रहा है तैयारी, जैसे ही सिलेक्शन होगा उन्हीं का सबसे पहले फोन आएगा, अरे अरे बच्चे, हमें तो तुम पे हमेशा विश्वास था, मुझे पता था कि तू तो निकाल ही लेगी, है ना। तो वो चीज किससे आएगी? मेरी डेडिकेशन और मेहनत से। तो मेरी दादी का ये जरूर था कि यार अगर लड़का हो जाता तो बेहतर होता, बट और वो एक डॉक्टर, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मेरी दादी का हमेशा से कोई बहुत ज्यादा हमारे प्रति प्यार नहीं रहा। उनको गलत नहीं मानती मैं, वो जिस सोसाइटी से आते हैं तब जो माहौल रहा होगा, उन्होंने जो सोचा होगा उस टाइम पे वो वैसा ही सोचते थे, तो हम उनको सही या गलत नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने हमेशा क्या किया कि हमारे घर में, जैसे मेरे ताऊ जी के भी एक बेटा है और मेरा एक छोटा भाई है, तो बेटों को उन्होंने बेटियों से ज्यादा थोड़ा सा लगाव उनका उनकी तरफ था। तो ताऊ जी के भी 2 बेटियां हैं, पापा के भी 2 बेटियां एक बेटा, उनकी भी 2 बेटियां एक बेटा है। तो दोनों बेटों को तो मिला थोड़ा सा दादी का ज्यादा अफेक्शन, और चारों पोतियों को इतना नहीं मिला। तो मुझे आज भी याद है कि जब मेरा IPS का पासिंग आउट परेड थी हैदराबाद की एकेडमी में, हमारा जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो पासिंग आउट परेड एक होती है, यूट्यूब पे कभी जाके देखिएगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आज भी मानती हूँ, मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिंदगी में एक ही बार वो परेड करने का मौका मिलता है। और उस परेड के बाद उन्होंने मुझे, वो आ तो नहीं पाई हैदराबाद देखने के लिए परेड में, लेकिन उन्होंने लाइव देखी, वो उनको दिखाई मैंने, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बेटा मैं माफी मांगना चाहती हूँ तुझसे कि जब तू हुई थी तो मैंने तेरे पिताजी को बोला था कि यार ये 2 बेटियां करके क्या होगा, कैसे होगा, और मैंने तुम बेटियों को कभी भी मतलब वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए थी। लेकिन आज मैं ये फील करती हूँ कि मैं जब रोड पे निकलती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि इसकी पोती IPS है, तो मुझे तेरे नाम से पहचानते हैं, मेरे पोतों के नाम से नहीं पहचानते। मेरी वो 2 पोतियां, ताऊ जी की 2 बेटियां, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, मेरी बहन एक जर्नलिस्ट है, मैं IPS हूँ। तो कहती मेरी चारों पोतियों ने मेरा नाम रोशन किया, लेकिन मेरे 2 पोते अभी कुछ कर नहीं रहे। तो उनको रियलाइज हुआ। तो जिंदगी में हर बार ये रियलाइजेशन कभी ना कभी किसी ना किसी को आता है, ठीक है।
तो वो उन्होंने सीखा और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस बात की। लेकिन उन्होंने हमेशा मतलब जिंदगी में मेरे साथ कैसा रहा, जैसे बोलो ना ऑब्स्टेकल क्या क्या है, तो बहुत बार उन्होंने कोशिश की कि भाई मुझे जेंडर पे, मेरे महिला होने पे या बेटी होने पे नीचे दबाया जाए। बट अगेन मैं भगवान को थैंक कहती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए जिन्होंने मेरी पर्सनालिटी को इतना आउटशाइन कर रखा था ना कि उनका ये कहना था कि किसी की नहीं सुननी है। मैं 10th तक सेंट फ्रांसिस डी सेल्स करके एक मिशनरी स्कूल है, वहां पे थी। 11th 12th मैंने डीपीएस से किया। तो मिशनरी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में क्या है, फादर या वो होते हैं, सिस्टर होते हैं अपने प्रिंसिपल। तो हमारे जो फादर थे वो हर दिन असेंबली में कोई एक नई हमें कहानी सुनाते थे। तो एक दिन उन्होंने कहानी सुनाई, वो मैं कहानी आज आपको बताऊंगी। उन्होंने कहा कि एक दिन क्या हुआ, जंगल में बात चल रही थी कि एक बहुत लंबा पेड़ आ गया, भगवान का एक नया सा मैजिकल पेड़। तो वो पेड़ क्या है, बादलों के अंदर घुस के सीधा हेवन तक पहुंचता है, मतलब भगवान तक पहुंचता है। तो जो भी इस पेड़ पे चढ़ेगा ऊपर तक तो पहुंच जाएगा भगवान के पास, उसको ये पता चल जाएगा कि हेवन कैसा होता है। तो बड़े बड़े जानवरों ने, शेर ने, चीता ने, हाथी ने, जिराफ ने उसके ऊपर चढ़े और फिर वो कोई आधे तक पहुंचा, कोई 25% तक पहुंचा, कोई 10% तक नीचे गिर गया। तो सबने कहा कि अरे यार इसमें तो कोई चढ़ ही नहीं पा रहा। तो एक मेंढक, फ्रॉग, एक मेंढक ने उसके ऊपर चढ़ना शुरू किया। तो सबने कहा अरे यार पागल साले, जिराफ नहीं चढ़ पाया, हाथी नहीं चढ़ पाया, शेर नहीं चढ़ पाया, तू छोटा सा मेंढक तू चढ़ेगा ऊपर तक, इससे तो हो ही नहीं पाएगा, इससे तो हो ही नहीं पाएगा। तो लेकिन वो धीरे धीरे चलते चलते पूरा चढ़ गया, भगवान से मिलके वो वापस आया। तो जब वो वापस आया तो उसका एक दोस्त वहां पे खड़ा था, दूसरा मेंढक। तो सबने पूछा यार तेरे दोस्त ने कैसे कर लिया, इतने बड़े बड़े जानवर, इतने इंटेलिजेंट जानवर, जंगल का राजा, खुद वो नहीं चढ़ पाया, तो ये कैसे चढ़ गया छोटा सा इतना लंबा पेड़, अब भगवान से मिल भी आया। तो उसके दोस्त ने उसको बताया कि क्योंकि वो बहरा है। तो जब तुम कहते हो कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, तो उसने सुना ही नहीं। तो यही चीज हमारे फादर ने कही कि आपको जब कोई नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है तो आप बहरे बन जाओ। आप अपने ऊपर इतनी विश्वास रखो कि ये मैं करके दिखाऊंगा। फेलियर्स होंगे, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, तीसरी बार होगा, लेकिन आपको निरंतर मेहनत करने की जो अपने अंदर जिज्ञासा है, जो अपने अंदर डेडिकेशन है, भावना है, वो लगे रहनी है। और स्पेशली लड़कियों के लिए कहूंगी, लड़कियों को नीचे खींचने की बहुत पुरानी आदत है, क्योंकि जब समाज बना तो समाज के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि यार एकदम से बोल देते हैं कि मर्द जो है वो औरतों से बेहतर है, क्योंकि मर्दों के लिए बेहतर था ये कहना कि ठीक है हम पावरफुल पोजीशन में रहेंगे, इनको घर में छोड़ देंगे, इनको बंद रखेंगे, या अगर बन भी जाएंगी तो टीचर बना देंगे, रिसेप्शनिस्ट बना देंगे, घर पे काम करने वाले लोग बना देंगे। लेकिन आज भी घर पे खाना तो बनाएगी महिला, लेकिन बड़े बड़े 5 स्टार में शेफ कौन होगा? आदमी। तो जहां पे उसी काम के पैसे मिल रहे हैं वो तो आदमी ने हथिया लिए, और जहां उस काम का कोई वैल्यू नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे, तो वो महिला के मत्थे मर दिया। तो ये एक समाज के लिए, सिस्टम के लिए जरूरी था उस वक्त, है ना। लेकिन आज भी आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है समाज। उनकी गलती नहीं है, धीरे धीरे सब चेंज होगा। आज इतने सारे लोग, महिलाएं यहाँ बैठी हैं, मैं खुद यहाँ बैठी हूँ, ये इसका एग्जाम्पल है कि नहीं कि हम समाज चेंज हुआ। जो आज से 25 साल पहले समाज था वो आज नहीं है, जो आज है वो हमारी बेटियों और पोतियों के जनरेशन के टाइम पे नहीं होगा और बेहतर होगा। तो जैसे बताया ना, मैं अलवर जब गई तो सबने कहा कि अलवर में पहली महिला पुलिस अधीक्षक। तो जब मैं अलवर पहुंची तो सबने कहा यार अलवर राजस्थान का मोस्ट क्राइम प्रोन डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा क्राइम रजिस्ट्रेशन, कि महिला तो नहीं चला पाएगी, 2-3 महीने में इसका ट्रांसफर हो जाएगा, ये तो नहीं चला पाएगी। और वहां पे मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग एसपी आज भी, अभी तक। और मुझे लगता है कि, और मुझे आज भी ध्यान है कि मेरे ज्वाइन करने के 6 महीने बाद
मेरे एक ASI का वहाँ रिटायरमेंट था, तो उसने मुझे बुलाया कि मैम प्लीज आप मेरे रिटायरमेंट पे जरूर आइएगा। तो जब मैं उसके घर गई तो उसने बोला अपने सबके सामने, रिश्तेदार थे सब थे, कि मैम जब आप ज्वाइन किए थे ना तो हम सब नीचे जो स्टाफ था वो ये बोलता था कि यार इस महिला से तो हैंडल नहीं होगा जिला, यहाँ पे तो इतने धुरंधर IPS आए, वो फेल हो गए, कोई 6 दिन में, कोई 3 दिन में, कोई 3 महीने में, 6 महीने में चला गया, फेल होके चला गया, तो महिला तो कैसे कर पाएगी ना, मतलब नहीं हो पाएगा। ये कौन बात कर रहा है? मेरे सबऑर्डिनेट्स, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ASI, जो SP को उसके काम से नहीं पहले से ही महिला होने के नाम से आंक रहे हैं कि ये नहीं कर पाएगी, उसने बोला। लेकिन जब हमने ये देखा कि रात के 2 बज रहे हैं तो आप फील्ड में हो, शाम के 4 बज रहे हैं तो आप फील्ड में हो, सुबह के 6 बजे आप फील्ड में हो, हमने ऐसा SP देखा ही नहीं जो इतनी मेहनत कर रहा है। आप हमारे साथ खड़े हो, गलती कर रहे हैं तो डांट रहे हो, लेकिन अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसको भी कह रहे हो कि मेरे पुलिस वाले को हाथ लगा के दे, हमारे साथ खड़े हो। तो उसने कहा कि विदिन 3 मंथ्स हम लोगों का ऐसा माइंड पलट हुआ, हमने कहा कि ये हमारी गलती है कि हमने ऐसा सोचा महिला के बारे में। इसीलिए कभी भी प्रेजुडिस किसी के लिए मत रखो, ये तो नहीं कर पाएगा, ये तो नहीं कर पाएगी, ये कभी नहीं सोचना। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमें किसी को सही या गलत प्रूव नहीं करना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपने आसपास जो हमें डिप्रेशन में नहीं ले जाए। किसी और की कही हुई बात हमें इम्पैक्ट नहीं करनी। तो इसलिए जब भी आपको कोई नीचे खींचने की कोशिश करे तो आपको बहरा बन जाना है, और जब आप एक बार अचीव कर जाओगे ना कुछ, तो वही आदमी आपके पास आएगा, नहीं नहीं मुझे तो पूरा विश्वास था कि तू कर सकता था, मैं तो हमेशा तेरे पिताजी को कहता था कि नहीं आपकी बेटी तो कुछ करके दिखाएगी। तो वो चीजें चेंज हो जाती है जब आपके पास इकोनॉमिक पावर, इंडिपेंडेंस, एक समाज में इज्जत आती है। वो तब आएगी जब आप ये रील्स बनाना, चाय की टपरियों पे रात रात भर 2:30 बजे पर बैठकर आती जाती लड़कियों को छेड़ना बंद करो, कमेंटबाजी बंद करो। बहुत देखिए KGF, पुष्पा, OTT पे जितनी भी ये आई हैं फिल्म्स, ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इनका असलियत से कोई वास्ता नहीं है। असलियत में जितने भी KGF, पुष्पा हैं वो सब कहाँ हैं? सलाखों के पीछे हैं। जब से मैं आई हूं तब से लेकर अब तक हमने 780 किसी भी तरीके के गैंग्स से जुड़े हुए व्यक्ति, सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इन सब लोगों को पकड़ के जेल में डाला है। ठीक है, और इसमें तालियों की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है, लेकिन थैंक यू आप मुझे अगर ताली दे रहे हैं तो। आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैक्सिमम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं गैंगस्टर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत ही गलिबल एज में हो, वल्नरेबल हो आप। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आप यूज करते हो, तो आपको चिन्हित कर लेते हैं, कास्ट एंगल पे कर लेते हैं, या रीजन पे कि तू मेरे क्षेत्र का रहने वाला है, या मैं तेरे को नाइकी के शूज दिला दूंगा, मेरा ये काम कर दे। क्योंकि हम लोग घरों से आ रहे हैं जहाँ पे माता जी पिताजी ने बहुत मेहनत करके एक तो एकेडमी में इंस्टीट्यूट मतलब एडमिशन कराया है, फिर यहाँ रहने के PG में खर्चा भी उठा रहे हैं। तो आपके जो बड़े बड़े ड्रीम्स है ना, जो आप किसी और को देख के कि वो तो लुई विटॉन का, गुची का बैग लाती है, या वो तो हर दिन जो है कम से कम 3-4 तरीके के ड्रेस एक दिन में बदलता है, उसके पास तो रेबैन के चश्मे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो आपको कई बार ये करती है कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आ जाए। तो ये लालच और लापरवाही, ये दोनों चीजें आपको उनका विक्टिम बना देती हैं। और एक बार आपने कोई भी इस तरीके की हरकत कर दी तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरे से गलती से हो गया, क्योंकि जैसे ही आपने कुछ क्राइम किया या सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसी चीज डाली, आजकल क्या है नया ट्रेंड, स्कॉर्पियो की बोनट पे केक रख के तलवार से केक काटेंगे, है ना, और फिर उसकी रील बनाएंगे, समथिंग कोई राजस्थानी में गाना आप लोग लगाते हो, मुझे नहीं पता वो कोई। तो मैं आपको ये बता दूं कि तलवार भी एक वेपन है, और अगर आप उसका सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करते हैं, हथियार तो आप सबको पता है, जो आपको बताने की जरूरत नहीं है,
कोई भी इंसान हथियार के साथ अपनी फोटो डालता है, चाहे वो नकली हो, चाहे वो नकली हो। आर्म्स एक्ट ये कहता है कि किसी को भी भयभीत करने के इरादे से अगर आपने कोई डाला है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और आप सब यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, आपके सबके एक एम है लाइफ में, मुझे फला बनना है, मुझे ये एग्जाम निकालना है, मुझे ये बनना है। एक एफआईआर आपके अगेंस्ट दर्ज हुई, आपका पुलिस वेरिफिकेशन कभी नहीं होगा। पता है आप लोगों को? नहीं पता है? पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो चाहे आपने एग्जाम क्लियर कर भी लिया तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। फिर चलो ये तो है गवर्नमेंट सेक्टर, आप सोचो चलो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर वाला आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है दुबई में जाके, लंदन में जाके काम करने की, तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती। हम अपने दोस्तों यारों के बीच में बैठ के हम लोग सोच लेते हैं कि यार चलो भाई टॉर में चलेंगे। आजकल के गाने भी उस तरीके के आ रहे हैं ना, आपको सही और गलत में डिफरेंशिएट करना ही सबसे बड़ी परवरिश है, सबसे बड़ी सिखलाई। और अगर इस एज में आप वो कर लो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। हमें भी अच्छा नहीं लगता, कई बार हम ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनको जेन्युइनली नहीं पता था कि मैम ये डालने से ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बट कानून क्या कहता है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था। कानून के बारे में जानकारी होना आपकी जिम्मेदारी है और आपके बिहेवियर के लिए आप लायबल हो। मेरे सोशल मीडिया हैंडल से मैं किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी जेंडर के खिलाफ कोई पोस्ट डाल रहा हूं या डाली हुई पोस्ट को फॉरवर्ड कर रहा हूं या लाइक कर रहा हूं, कमेंट कर रहा हूं, तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। मेरे सोशल मीडिया हैंडल से हुआ ये। तो इसलिए समझदारी तो यही कहती है कि जब तक आप पढ़ रहे हो सोशल मीडिया पे आपको नहीं होना चाहिए। अभी तो पढ़ाई में ध्यान दो भाई। आपका जैसे विंसम इंटरनेशनल इतना बढ़िया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फ्रीली अवेलेबल आपको सारी क्लासेस दे रहा है। ये आए थे अभी मेरे पास, सुरेंद्र जी ने मुझे पूरा बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। वो YouTube पे अवेलेबल है आराम से, उसके लिए आपको किसी को सब्सक्राइब करने की या कोई अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग अभी जिन दोस्तों के साथ टच में हो वो आपके साथ हैं, साथ बैठ के पढ़ते हो। कोई 5-7 लोगों का ग्रुप होगा ना जो लाइब्रेरी भी साथ जाते होंगे, क्लास में भी साथ पढ़ते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो इस वक्त आपको इस तरीके की सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा सजेशन है आपको। और लड़कियों के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी कि इसीलिए आपको ये आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जब फोटो डालकर एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे इतने लाइक्स मिले, कि नेहा को तो 50 मिले और मुझे सिर्फ 5 मिले, उसमें डिप्रेशन में आधे दिन में बैठे हैं। या दोस्तों के साथ गए बर्गर फार्म पे फोटो खींच के एंजॉयिंग विद प्रीति फलाना 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 एट बर्गर फार्म, तो जो आपका स्टॉकर है उसको पता चल गया कि ये बर्गर फार्म में बैठी है तो वो आपको सामने मिल जाएगा। या गोइंग टू नैनीताल विद फ्रेंड्स, तो सिवाय इस जानकारी का, सिवाय उस चोर को जिसको ये पता है कि 4 दिन के लिए नैनीताल है, घर पे नहीं है, किसी को फायदा है? लाइक नहीं करने को लड़ाई कर लेते हैं। हाँ, देखो इस जानकारी का किसी को फायदा है क्या सिवाय उस चोर के जिसको पता है कि 4 दिन घर पे नहीं है? तो मैं चोरी कर सकता हूं आराम से। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सोशल मीडिया पे क्यों डालें? कोई आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया इसलिए बनाया गया था कि भाई कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप कंपनी है, वो लोगों के साथ जुड़े, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए, है ना। या आप कोई पब्लिक एंटिटी हो, जैसे मैं, बीकानेर पुलिस ने आज ये काम किया तो हमने ग्रुप पे डाल दिया हमारे पेज पे। या आपको कोई सावधान करने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे काम आप नहीं करें, ट्रैफिक रूल्स की पालना करें या साइबर ऑफेंसेस से बचें। इस तरीके के लिए सोशल मीडिया का यूज होना जरूरी था। इसके लिए नहीं कि मैं अपनी प्राइवेट फोटोज डाल रहा हूं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मुझे नहीं पता कल को कोई भी शरारती आदमी मेरी फोटो को तो कर दे क्रॉप और मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो का मिसयूज कर। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, महिलाओं की नहीं कह रही। आप लोग फोटो डालते हो, आप ये बात मान के चलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप कितने भी प्राइवेसी सेटिंग्स
लॉक सेटिंग्स कर लें। जो हैकर्स हैं उनके लिए आपकी फोटो को हैक करना बहुत आसान है। Once anything is on digital media, there is a digital footprint which you cannot delete ever. वो कभी डिलीट नहीं हो सकता और उसको हमेशा मिसयूज करने की एक प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये हमने हमेशा सीखा हमारे माताजी पिताजी से, हमारे सबसे, और आपके जैसे मेरे लाइफ में जो मैंने आपको रोड ब्लॉक्स बताए कि लोगों की सोच में अभी भी रोड ब्लॉक्स है कि महिला ये कर सकती है और ये नहीं कर सकती। तो ये रोड ब्लॉक जरूर मैंने झेले, लेकिन उन रोड ब्लॉक्स को हमेशा प्रूफ कैसे किया, ज्यादा मेहनत कर। तो अगर आपके बारे में कोई ऐसा कहता है ना कि यार ये तो ग्रामीण क्षेत्र से आया है, ये तो हिंदी मीडियम का लड़का है, ये कैसे कर पाएगा या ये कैसे करेगी, तो ये रोड ब्लॉक आपका नहीं है, उसके दिमाग में है। और उसके दिमाग में रोड ब्लॉक कैसे क्लियर होगा, जब आप एक्चुअली एग्जाम क्लियर करके अपने डेस्टिनेशन को पालोगे। और वो तब कर पाओगे आप जब आप मेहनत से एकाग्र होकर बिना किसी वाहियात बातों को सुने अपने मन पर, अपने काबिलियत पर विश्वास करके आगे बढ़ो। तो इसीलिए कभी भी किसी से भी आप पीछे मत हटिए। मेरी आदत है कि मेरे से किसी भी तरीके का आदमी आता है तो मैं उससे इंफॉर्मेशन या नॉलेज गैदर करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो आपराधिक प्रवृत्ति का भी क्यों नहीं है, तो कोई ना कोई एस्पेक्ट्स होंगे। आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं ये कहता हूँ कि 20, 25, 30% इवन जेल में भी जो अपराधी हैं वो भी अनअवेयर होने की वजह से हैं, क्राइम का पता ही नहीं था, या वो क्राइम सीन पे किसी के साथ चले गए, या वो मुकदमे में फालतू में दर्ज हो गए। और इवन मैं हमेशा एक चीज बच्चों को भी बोलता हूँ कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक ऑफिसर बनने के बाद में 7 पीढ़ियां सक्सेसफुल हो जाती है उसकी, एक अनसक्सेसफुल आदमी 3 पीढ़ी खराब करता है। खुद की, जो पीछे की पीढ़ी है, जो बेचारे पूरे जिंदगी भर माँ बाप ने कमा के सेविंग करके खुद की जेब काट के खुद को पैदल चला के उस बच्चे के लिए सेव किए कि आने वाली जनरेशन है वो मेरी अच्छी होगी। तो एक तो उनकी जिंदगी खराब की, उन्होंने तो पसीने में अपनी जिंदगी मुश्किल में बिताई और इस बच्चे के लिए बचाया, और आने वाली जिंदगी की वो खुद नहीं पड़ेगा, खुद नालायक होएगा तो आने वाली पीढ़ी को खराब कर देगा। तो खुद की खराब कर रहे हैं, पीछे वाली पीढ़ी खराब कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी खराब कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि आपने कहा कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। विकास देरी करने की मैं बात एक देख रहा था तो उसमें उन्होंने 2 बात बोली कि एक तो आप किस घर में पैदा हो रहे हो वहां पर कंट्रोल की चीज नहीं है, किस माता पिता के पैदा हो रहे हो वहां पर कंट्रोल की चीज नहीं है। आप लॉरेंस घर में भी पैदा हो सकते हो तो आप तेजस्वी गौतम मैम के घर में पैदा हो सकते हो, तो ये आप कंट्रोल की चीज नहीं है। दूसरा, आप कैसे पैदा हो रहे हो, आप बोने हो, छोटे हो, काले हो, मोटे हो, ये आपके कंट्रोल की चीज नहीं है। तीसरा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि हम इस कॉम्पिटिटिव टाइम में कितना स्ट्रांगली फाइट कर रहे हैं। एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच इन लाइफ। करेक्ट। कि हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपकी खुद की एक लाइफ एग्जांपल है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि एक बार आईपीएस बन गया दोबारा बन के दिखा, एक बार तो लक से बन जाता है। तो ये तो श्योर है कि आप लक से भी नहीं बने 3 बार लगातार बने। ये बच्चे मैम फेलियर के महत्व को नहीं समझते कि फेलियर का क्या महत्व है, इस फेलियर को किस तरीके से आने वाले सक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे बच्चे कैसे अपना फ्यूचर बनाएं और उस फेलियर को कैसे अपने स्ट्रॉन्ग पिलर बनाते हुए आगे काम करें, और किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपने रेगुलर फंक्शनिंग करें अपने टाइम शेड्यूल के बारे में। तो इसके ऊपर आपको बताइए। देखिए, एक बहुत बड़ी कहावत है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसमें एक चीज ये ज्यादा है कि किस्मत को तो फिर भी मैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, क्योंकि जब आपकी मेहनत और आपकी नीयत अगर साफ है तो किस्मत को झक मार के आपके पीछे आना ही पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये है कि श्योर शॉट गारंटी तो किसी की भी नहीं है कि पहली बार में हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि आप इतने बड़े कंपटीशन, शेयर नंबर्स, इतने सारे लोग बैठते हैं कि आपके पास हमेशा वो प्रोबेबिलिटी वाला एंगल है कि किसका क्लियर होगा किसका नहीं होगा। दूसरा, उस दिन पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सही आंसर आता हुआ क्वेश्चन को गलत बोला भरा है OMR शीट पे,
ये सारी चीजें गलतियां होती, ह्यूमन है ना, ह्यूमन है। कोई बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं एंजाइटी में आ गया पेपर वाले दिन थोड़ा बहुत डर तो देखो सबको लगता है, हम भी जाते थे प्रीलिम्स देने, बड़ा डर लगता था, लेकिन उस वक्त अपने दिल को एकाग्र करके सही आंसर आपके दिमाग में होता है, पढ़ा हुआ है तो देखो आपके दिमाग में है, मेहनत करी है तो प्रश्नों का उत्तर आपके दिमाग में है, उसको सही तरीके से सोच कर लिखना है। तो टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको स्ट्रेस रिलीविंग के लिए भी अपने माता पिता से बात करनी है, दोस्तों से बात करनी है, कोई मूवी देखने जाना है, ये भी काम करना है और पढ़ाई भी करनी है। अक्सर लोग कहते हैं कि आपने मैम 12-12 घंटे पढ़ाई की होगी तब आपका क्लियर हुआ। मैं आपको बताऊं, जब मैं यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही थी तो मैं रेगुलर 3 साल का फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर, जो 3 साल के कोर्सेज में कॉलेज में नंबर 1 रैंक करता है पूरे इंडिया में, उसमें एलएलबी कर रही थी। सवेरे मेरी क्लासेस होती थी, मेरा घर वेस्ट दिल्ली में है, मुझे नॉर्थ दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली का ट्रैफिक भी आप लोगों को पता है कि नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई है, स्ट्रगल है उसको पार करके जाना। तो बसों में हम जाते थे, उतना ट्रैवल टाइम भी आप मानिए, लेकिन ये आपने अगर तय किया है कि मुझे ये करना है तो फिर उसके लिए मेहनत करने के लिए सबसे पहले आप रेडी होने चाहिए, और मेहनत तब तक करने के लिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। ये किसी ने गारंटी नहीं दी है कि पहली बार मैं दूंगा तो हो जाएगा। हमारे साथ जितने लोग तैयारी कर रहे थे, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ जितने भी तैयारी कर रहे थे उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उनका नहीं हुआ, उनका 3 साल बाद हुआ, किसी का 4 साल बाद हुआ, किसी का 6-6, 7-7 अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आज क्या हुआ, अगर वो बिहार का था तो उसका बिहार सिविल सर्विसेज हो गया, यूपीएससी नहीं हुआ तो, या उसका कोई गेल सेल ओएनजीसी में हो गया, या बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हो गया। तो ये सारी चीजें वो हैं जो मतलब अगर एक जगह पे फॉल नहीं कर पाया, वो मेहनत तो वो कर ही रहा था या कर ही रही थी, पर अगर उसे उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली तो सेकंड मिली, सेकंड नहीं मिली तो थर्ड मिली। मतलब कहीं ना कहीं अच्छी जॉब में आज मेरे साथ जितने भी तैयारी हम लोग करते थे, हमारे ग्रुप में 6-7 लोग थे, हम सब अलग अलग जगह पे हैं। 2 तो आईएएस ही हैं, मुझसे बाद में बने, मेरे बाद के बैचेस के बने, बट आईएएस ऑफिसर्स बने। तो कभी कभार हो सकता है जिंदगी आपको सिर्फ टेस्ट कर रही है ये देखने के लिए कि आपकी नीयत कितनी साफ है, आपकी मेहनत कितनी सच्ची है। हो सकता है कि आपको अभी वो टेस्ट कर रहे हैं कि तू इस लायक बना है क्या। कई बार बहुत जल्दी आईएएस आईपीएस या अपने गोल को पा लेने के बाद हमें एक ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है, हमें एक एरोगेंस आ जाती है। तो जिंदगी आपको उस लम्हे से भी ले जाना चाहती है कि वाकई में तुम उस लायक बन गए हो क्या। तो हो सकता है तुम्हें वेट करा रही है, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आईपीएस मुझे मिला, उस साल मेरी मेंस की जो थी ऑल इंडिया रैंक 5 थी, यानी मेंस में मैंने इतना अच्छा किया था कि मैं आईएएस श्योर शॉट मिलता हूँ। मेरी पहली ऑप्शन आईएएस था, मेरा पहला चॉइस। तो उसके बाद जब मार्कशीट आई तो उस साल के लोएस्ट मार्क्स इंटरव्यू में मुझे मिले, 100 नंबर 300 में से, क्योंकि वो बोर्ड ऐसा था, पता नहीं उनको क्या लगा क्या नहीं लगा, क्या प्रेजुडिस था नहीं था। अगर मुझे 120 नंबर भी मिले होते तो मैं आईएएस होती। इसलिए मुझे लगा कि यार मेरे सपने से इतना सा रह गई, मैं दोबारा इंटरव्यू देती। अगले साल क्या हुआ, इंटरव्यू में तो मेरे को मिले 270 नंबर 300 में से, मेंस में मेरे थोड़े कम रह गए। फिर वापस आईपीएस वाली रैंक आ गई, मैं कहा चलो एक बार और अटेम्प्ट देते हैं। उस साल भी यही हुआ, 2 साल मेरी एग्जैक्ट सेम रैंक आई है, और 4 अटेम्प्ट मिलते हैं हमें। तो चौथा मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि भगवान और डेस्टिनी ये इशारा कर रही है कि आईपीएस में रहकर तुम्हें शायद मेरी हाथ से किसी एक नीडी आदमी का भला होना लिखा है। मैं ये मानती हूँ कि मैं किसी की जिंदगी में कोई अच्छा करने के लिए सर्विस में हूँ, और मैं जब से इस सर्विस में आई हूँ, इररिस्पेक्टिव, मैं ये नहीं कहती कोई सर्विस किसी से बेहतर है, कोई भी किसी से बेहतर नहीं है, कोई भी किसी से कम नहीं है। सारी सर्विसेज आपको लोगों तक पहुंचने की, उनका
अपने सिस्टम को सुधारने की, देश के विकास में आपका योगदान देने की बहुत भरपूर वो देती हैं जज्बा। ये सिर्फ हमारे दिमाग में बना हुआ है कि ये बेहतर है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ऐसा नहीं। आज मेरा एक फ्रेंड है जो ऑडिट एंड अकाउंट्स में है। यूपीएससी की 26 सर्विस होती हैं अलग अलग, उसमें एक सर्विस ऑडिट एंड अकाउंट्स है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, और वो बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ। वो अभी G20 पूरा उसने संभाला और वो अलग अलग G20 के सारे देशों में जाके आया है। तो वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई सर्विस किसी से कम है या कोई सर्विस किसी से बेहतर है। तो हम लोग हर बार अगर फेलियर को एक्सेप्ट कर लें, एक एटीट्यूड है मैं फेल हो गया और मैं डिप्रेशन में चला गया कि मुझसे तो होगा ही नहीं, अरे मैं क्या करूंगी जिंदगी में, और मैं उसी धरने पे बैठा। एक है बुरा लगेगा, ऑब्वियसली ऐसा तो कोई नहीं आदमी, मैं नहीं कह सकती ऐसा कोई आदमी इस पूरे देश में होगा जिसको फेलियर का बुरा नहीं लगेगा। मेरे भी जब मैंने वो 100 नंबर देखे थे तो मुझे बाय गॉड, मैं आज तक भी जब सोचती हूँ तो मैं उस इंटरव्यू बोर्ड वाले को गाली देती हूँ कि किसी और का बोर्ड मिल गया होता तो। लेकिन उसने मुझे क्या सिखाया कि जिंदगी में आपको इस सर्विस में आना लिखा था, यहाँ से आपको किसी का अच्छा करना लिखा है। और आज मैं आईपीएस में इतनी खुश हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्विस जितना ज्यादा लोगों से जुड़ाव आपको देती है, एंड स्पेशली महिला इन अ यूनिफॉर्म इतना रेयर है, आज भी इतना रेयर है कि आपको एक अलग स्टेटस मिलता है। और सबसे अच्छी बात, मेरे जो पुरुष अधिकारी हैं ना पुलिस में, वो महिलाओं को हाथ तक नहीं लगा सकते। अगर कोई महिला क्रिमिनल आ जाए तो बड़े डरते डरते कि इसको कैसे हाथ लगाए। मेरे पास बड़ी फ्रीडम है, मैं लड़कों को भी मार सकती हूँ और मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। मजाक की बात है मारने नहीं मारने की, बट मतलब आई फील मोर एम्पावर्ड, क्योंकि मैं महिलाओं से भी उसी आत्मीयता के साथ बात कर सकती हूँ जितना पुरुषों के साथ। पुरुषों को महिलाओं से बात करने में आज भी एक झिझक महसूस होती, और मेरे पास महिलाएं ज्यादा आसानी से आ पाती हैं अपनी बात कहने के लिए। अगर मैं एक पुरुष पुलिस अधिकारी होती तो शायद मेरी जो महिलाएं हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की, वो शायद मेरे पास उतनी आसानी से नहीं आ पाती। तो हर चीज जो होती है आपकी लाइफ में वो किसी ना किसी कारण से होती है। अगर आपकी नीयत सच्ची है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो चाहे देर से आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। हो सकता है वो आपके सोचे अनुसार हो या सोचे अनुसार नहीं हो। तो कई बार ऐसा कहते हैं ना कि जो आपको मिला आपके सोचे अनुसार तो अच्छा, सोचे अनुसार नहीं मिला तो और अच्छा, क्योंकि वो मिला है जो ईश्वर चाहता है आपको मिले। तो जब मेरा एक जो दोस्त जो ऑडिट एंड अकाउंट्स में है ना, वो पुलिस में आना चाहता था बहुत डियरली, हरियाणा का है सौरभ। तो वो कहता है यार मुझे आईपीएस बनना था, ऑडिट एंड अकाउंट्स पता नहीं कैसी सर्विस है, ये है वो है करके। लेकिन अब जो भी है, जब उसने ज्वाइन किया, और आज मेरी अभी परसों उससे बात हुई थी, तो कहते हैं यार मैं इतना खुश हूं ना, मैं तेरी जिंदगी देखता हूँ और मैं अपनी देखता हूँ। मुझे लगता है पुलिस में होता तो मैं रात दिन मेरी कोई पता नहीं है चक्री बनी रहती। आज मुझे लगता है कि मैं मतलब अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा हूँ। मैं बाहर देशों में जाके एक्सपोजर में, G20 जैसा इतना बड़ा समिट जो हमारे भारत में हो, उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था। तो हर लेवल पे वो अलग अलग, मेरे को इसलिए संतुष्टि मिलती है कि मैं लोगों से कितना ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। मैं आज कॉलेज में, स्कूल्स में जाके जब बात करती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, वो इतने इंस्पायर होते हैं। मुझे नहीं पता कि इंस्पायर होना चाहिए मुझसे या नहीं, लेकिन वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं इतनी अच्छी आंखों से, सुनते मेरी बात को इतनी आसानी से, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद मैं किसी की लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए, मेरी एक कही हुई बात शायद अगर वो डिप्रेशन में है तो बाहर आ जाए, शायद वो उसको ये लगे कि नहीं मैं दोबारा अटेम्प्ट देता हूँ। नीयत अच्छी और मेहनत सच्ची, इन दोनों के साथ काम करता हूँ या करती हूँ। तो अगर आप ये दोनों रखेंगे तो फेलियर सिर्फ सिखाते हैं आपको। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके यहाँ पे अभी शिक्षा निदेशालय में मेरे बैचमेट ही हैं, गौरव अग्रवाल थे, जो रैंक 1 है यूपीएससी के 2014 बैच में। वो 2013 में मेरे बैच में आईपीएस में था। गौरव ने जब आईआईटी क्लियर किया तो अगले साल वो फेल हो गया। वो अपनी पूरी, आप उसका ब्लॉग पढ़ोगे तो उसने पूरा शेयर किया हुआ है, आईआईटी में जाने के बाद बंदा फेल हो गया और फिर वो क्या बनता है, यूपीएससी रैंक 1। तो फेलियर से जिसने ही सीखा है ना वो आगे ही बढ़ा है, और जो वही फेलियर पे अटक गया कि अरे यार अब मैं क्या करूंगा,
तो फिर वो आगे नहीं बढ़ा। तो आप लोग, फेलियर्स आएंगे जिंदगी में, आने भी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, लेकिन आप आगे बढ़िए उनसे और मेहनत लगातार करते रहिए। बस यही मेरा आपसे निवेदन है। टाइम हो गया, काफी दिन से बात करते रहते। ये शायद प्रकृति ही चाह रही थी मैम कि आप आईपीएस ऑफिसर बने। जिस टाइम आपके मेंस में नंबर ज्यादा थे तो इंटरव्यूअर के दिमाग में डाल के उनको आपके नंबर कम करोगे। जब आपके मेंस में नंबर कम थे तो उन्होंने आपको इंटरव्यू में ज्यादा दिलाया, वापस आईपीएस दिलवाया। हो सकता है आप यहाँ पे बिकानेर में रायसर गांव में पैदा होके भी आईपीएस ऑफिसर ही बनते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके कंट्रोल की चीज नहीं थी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं कि माता पिता यहाँ के, जैसे आप फॉर्चुनेट अच्छा था कि फैमिली अच्छी मिली, पढ़ाई पे फोकस्ड फैमिली मिली, अपब्रिंगिंग अच्छी हुई, फैमिली सब कुछ अच्छा रहा। यहाँ पे आज भी इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 95, 96, 97 पेरेंट्स आज भी ये सोचते हैं कि 18, 19, 20 साल की लड़की हो गई, शादी कर देते हैं, अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 22, 23 साल का लड़का हो गया, अभी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब ये कमाए खाए। वो ये नहीं देखते कि करियर बिल्डिंग का टाइम का 4-5 साल उनको दिया जाए, उस बच्चे को मौका दिया जाए कि थोड़ा सा वो टाइम देके। और तो उन पेरेंट्स के लिए गर्ल एजुकेशन के ऊपर या फिर करियर के ऊपर या फिर बच्चे के करियर बिल्ड करने के लिए कितना टाइम दिया जाए और किस तरीके से वो काम करे कि बच्चा भी मोटिवेटेड रहे और बच्चा कुछ कर पाए। एक पेरेंट्स के लिए आपका कुछ मैसेज होना चाहिए। अभिभावकों को और पेरेंट्स को तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे पर विश्वास करना सीखें। कई बार क्या है कि फलाने के बेटे को देखो, उसकी बेटी को देखो, हम क्या कंपेयर करते हैं। कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं, आप ही के दोनों बच्चे एक जैसे नहीं है भाई। हम 3 भाई बहन हैं, हम ही 3 एक जैसे नहीं, हमारे तो माँ बाप एक ही हैं, तो हम दूसरे के बच्चों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभिभावकों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने बच्चों को किसी से कंपेयर ना करें। हर बच्चे का अपना अलग टैलेंट है और वो अपनी किस्मत और अपनी मेहनत अपने साथ लेकर आता है। कई बार ऐसा भी देखा है हमने कि 10th और 12th में जो फेल हो गए बच्चे, वो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, आईएफएस बन गए। तो ये किसी ने नहीं कहा कि भाई आप हमेशा से टॉपर रहोगे तो ही आप ऐसा बन सकते हो। आपकी नियत और मेहनत के ऊपर है और सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। और पेरेंट्स के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को एक बार विश्वास और थोड़ा सा मौका देकर देखिए। जब पेरेंट्स का हाथ होता है ना आपके सर पे, कंधे पे, कि कोई नहीं बेटा मैं हूं तेरे साथ, वो उस बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात होती है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कई भी बहुत हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स झेलते हैं ना हम, कभी इस पर्टिकुलर से, कभी उससे, कभी मीडिया से, कभी कहीं से। तो जब एकदम ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा ही खुश रहते हैं, हम भी लो फील करते हैं, डिप्रेशन हमें भी आता है। तो तब माँ बाप का साथ जो होता है ना, वो बच्चे के लिए क्रूशियल है। बच्चा फेल होता है तो माँ बाप को उसके कंधे पे हाथ रख के कहना है कि कोई नहीं बेटा, दोबारा करेंगे, मैं तेरे साथ हूँ। और अगर आपके माँ बाप नहीं समझ रहे हैं, जैसे मेरी दादी जी एक ओरिएंटेशन से थी, वो समझी नहीं, लेकिन धीरे धीरे लास्ट में आके उनको भी रियलाइज हुआ कि मैं गलत सोचती हूँ। तो वो माँ बाप को एक पॉइंट पे आके रियलाइज होगा कि हम अपनी अगर बेटी को आगे नहीं बढ़ रहे दे रहे थे तो उसको तो हमने गलत किया। लेकिन वो जिम्मेदारी बेटी की है कि बेटी भी अपने माँ बाप से प्यार से बात करे कि पापा मेरे को एक चांस देके देखो, समझाए। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उन्हें ठंडे दिमाग से, एक एटीट्यूड है आप मेरा साथ नहीं दोगे ना, ठीक है मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, एक एटीट्यूड ये है माँ बाप के साथ। इसमें क्या है, माँ बाप कभी साथ नहीं देंगे, क्योंकि माँ बाप भी तो इंसान ही है ना, इंसान ही है, वो भी कोई भगवान के अवतार तो नहीं है। एक है आप वो गुस्सा हुए किसी बात पे, उनको ठंडा होने दीजिए, अच्छे उस पे आप जाके उनको समझाओ कि पापा मम्मी मेरे को 1 साल का मौका दे दो, मेरे को आप 2 साल दे दो, उसके बाद आप जो कहोगे मैं करूंगा या करूंगा। और 2 साल में जब वो आपकी मेहनत इतनी देख लेंगे ना कि मेरा बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, तो वो आपको 2 साल क्या, फिर वो आपको कहेंगे तो बेटा हम तेरे साथ हैं, तुझे जो करना है तो कर। आज आप लोग यहाँ पे हो तो कहीं ना कहीं आपके माँ बाप ने आपको सपोर्ट किया है। एक तो अपने माँ बाप के सपोर्ट की हमेशा लाज रखनी है।
अगर सपोर्टिंग पेरेंट्स मिले हैं तो ये नहीं कि हमने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ठीक है यार बाप तो दे ही रहा है, मंथली खर्चा उड़ाते हैं। नहीं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप और मेहनत करो और शिद्दत के साथ मेहनत करो ताकि आप बढ़िया तरीके से काम कर पाओ। और अगर आपके पेरेंट्स नहीं समझ पाते तो उनको समझाओ, बहुत जरूरी है उनके साथ बैठकर बातचीत करना, ठीक है। उनको आप और पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं स्पेशली लड़कियों के लिए एजुकेशन के लिए, जिसमें स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप योजनाएं हैं। आप अपने बच्चों पर विश्वास करके उनको आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके बच्चे आपको निराश नहीं करेंगे। और बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि अगर माँ बाप आप पे भरोसा करके अपने पूरे जिंदगी की जीवन पूंजी आपको दे रहे हैं तो आप मेहनत करके उनकी जो विश्वास है, उनका जो विश्वास है आपके ऊपर, उसके ऊपर खरे उतरें। और उसके बाद भी हो सकता है फेलियर आए, हो सकता है आपकी मेहनत भी सच्ची हो, आपकी नीयत भी अच्छी हो और आपके पेरेंट्स का भी साथ हो, तीनों चीजें हो, उसके बाद भी हो सकता है आप फेल हो जाए। तब भी फेल होकर, ठोकर खाकर फिर उठकर चलने की हिम्मत आप में होनी चाहिए और आपके पेरेंट्स में भी उसको समझने की, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है कि स्पेशली सरकारी नौकरियों में बहुत ज्यादा कंपटीशन आज भी है और ये हर साल दर साल ये कंपटीशन बढ़ेगा। तो हो सकता है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत पड़े, लेकिन अपना मानसिक संतुलन, इमोशनल, अपनी डिप्रेशन की चीजों को उभर के आना और फेलियर से सीखना और मेहनत निरंतर करते रहना, अगर आप ये करते रहते हैं तो जरूर मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करे। कोई भी चीज पड़ी हुई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, वो आपको हमेशा काम आती। आपके जो सबसे अच्छे गुरु है ना एकेडमीज में, ये जो टीचिंग एकेडमीज में है, वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेल हुए। पता है आपको, हमारे भी वहां दिल्ली में जितने भी राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में बेस्ट टीचर्स हैं, उन्होंने यूपीएससी दिया था लेकिन उनका निकला नहीं, पर आज वो टीचिंग करके पता नहीं कितने कलेक्टर एसपी बना चुके हैं। तो उनकी किस्मत में यही लिखा था कि तुम्हें 1000, 1500, 1 लाख लोगों को कलेक्टर एसपी बनाना। तो वो उनकी किस्मत थी और आज भी वो गुरु हैं, यानी उनको डेफिनेटली उन सारे कलेक्टर एसपी से ज्यादा पता है, ज्यादा अच्छा उनका है, लेकिन किसी एक वजह से वो एक पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर नहीं करता। तो आपका अगर कोई चीज नहीं पूरी होती है तो आप फिर भी, आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी और आप हमेशा उसमें उन्नति के रास्ते पे ही जाएंगे। अपने माँ बाप का विश्वास कायम रखें और माँ बाप अपने बच्चों पर विश्वास करें, ये बहुत जरूरी है। बिजी शेड्यूल में 5 से 7 मिनट का टाइम हो लेंगे आपका। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके कुछ भावनाएं उमड़ के बाहर आ रही होगी, तो ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो मैम से कुछ पूछना चाहते हैं? जी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ लोग हमें बोलते हैं कि सुबह पढ़ लो, कुछ बोलते हैं शाम में पढ़ लो, कुछ बोलते हैं रात में पढ़ लो, कोई बोलता है 12 घंटा पढ़ने से हो जाएगा। तो एक्चुअल में हम लोग को प्रॉपर शेड्यूल क्या फॉलो करें जिससे हमें रिजल्ट पॉजिटिव। आपका शुभ नाम क्या है सर? केतन जी, मेरा आपको सिर्फ इतना ही सजेशन रहेगा कि आप देखते होंगे स्कूल में जब हम पढ़ते थे 40 मिनट बाद पीरियड चेंज हो जाता था, होता था, कहीं 35 मिनट था, कहीं 40 मिनट था। तो ये प्रूवन है कि आपका एक साथ जो आपका माइंड का कंसंट्रेशन है वो 40 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। 40 मिनट के बाद आपको 5 मिनट चाहे 2 ही मिनट ब्रेक लेने की जरूरत है, नहीं तो क्या है, माइंड उसको कैप्चर नहीं करता। तो ये तो स्कूल से ही स्टार्ट है, तो ये तो साइंटिफिक चीज है। तो ये तो मैं इस बात पे मानती नहीं कि 12 घंटे इकट्ठे कोई आदमी पढ़ सकता है। वो बैठ सकता है एक कुर्सी पे बुक के साथ, लेकिन मैं उसको पढ़ना नहीं कहूँगा। तो पढ़ने के लिए हर आदमी की अपनी अलग कैपेसिटी है। कंसंट्रेशन जब तक आपको अलाउ कर रहा है आप पढ़िए। मैंने 4 से 5 घंटे रोज की पढ़ाई से यूपीएससी निकाला, ये मेरा था। पर मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे रोज
फिर उसको नियमित कर लीजिए। ये नहीं है कि मेरी भैया की शादी आ गई तो महीने भर मैंने पढ़ा नहीं, फिर वो बराबर हो जाएगा। आपको पढ़ना है, आप अपने लिए तय करिए। हर आदमी का अपना अलग होता है, किसी का 5 घंटे होगा, किसी का 8 घंटे होगा। आप अपने हिसाब से तय करो, कोई 3 घंटे में भी कर लेगा। मैं इतने घंटे रोज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, लेकिन रोज नियमित से। कुछ लोग होते हैं जिनको अर्ली मॉर्निंग कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी आती है, मैं उनमें से नहीं थी। मुझे रात में आती थी, 12 से लेकर 6 बजे तक पढ़ती थी मैं रात को, और फिर मैं सोती थी, फिर मैं जाती थी अपने कॉलेज। तो कई लोगों को रात को अच्छी कंसंट्रेशन डेवलप होती है। तो आप अपनी कंसंट्रेशन असेस करो कि मुझे पढ़ने में कब मजा आ रहा है। जिस टाइम पे आपको पढ़ने में मजा आ रहा है उस टाइम को आप पढ़िए। इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है और कोई सेट घंटे नहीं है, आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से। लेकिन ये बात तय है कि 12 घंटे कोई भी पॉसिबल नहीं है पढ़े, ठीक है। 5 से 8 घंटे का एक बेसिक मिनिमम है, उतना आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। सोना भी चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, मूवी भी देखनी चाहिए, खेलना भी चाहिए, सब है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं जॉब के साथ साथ आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जॉब के साथ साथ निकाला, पढ़ाई के साथ साथ, रेगुलर लॉ कॉलेज की डिग्री के साथ साथ मैंने निकाला। तो ये सब धारणाएं हैं, ये सब आपको परेशान करने के लिए है। आप लोग खुद देखिए कि आप किस में कंफर्टेबल हो। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, मेहनत करने में, पढ़ने में मजा आ रहा है, वो शेड्यूल आप अपने लिए करें। 12 घंटे बोल ही रहे हैं, 6 घंटे रील्स देखते हैं। तो असली में 5 तो वही मैंने कहा ना कि डिस्ट्रैक्शन नहीं हो आपका, और आप कमिटमेंट के साथ उतने घंटे एक्चुअल पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कह दिया कि मैं 12 घंटे, है ना, कुर्सी में तो बैठ सकते हो आप, कुर्सी टेबल पे बुक के साथ बैठ सकते हो, बट उसको पढ़ना नहीं कहेंगे। तो एक मोबाइल में एक फीचर होता है एक्टिविटी मॉनिटर, जिसमें आप वो देखो कि आप अपने जो स्क्रीन टाइम है उसमें व्हाट्सएप कितना यूज करते हो, रील्स कितना यूज करते हो, इंस्टाग्राम कितना यूज। सेल्फ असेसमेंट या इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। आप देखो कि आपके जो मोबाइल के है उसमें कितने घंटे पढ़ रहे हो। जो रील्स में पढ़ रहे हो ना, वो पढ़ाई नहीं है, उसको मत काउंट करो। तो सच में अगर 8-9 घंटे पढ़ना चाहते हो तो सच में 8-9 घंटे पढ़ाई करो। अगर आप कंसंट्रेशन अलाउ कर रहे हैं 8-9 घंटे का तो पढ़ो, वरना हेल्दी पढ़ाई, जितना आपका माइंड अलाउ कर रहा है उतनी आप पढ़ाई करो। वरना फिर आप काउंट कर रहे हो 12 घंटे पढ़, खुद की आंखों में धूल झोंक के रील्स देख के 12 घंटे काउंट कर रहे हो तो गलत। बिल्कुल। और कोई बच्चा? जी मैम, अपना नाम बता दें प्लीज। सिमरन जी प्लीज बताएं। मैम मेरा क्वेश्चन है कि आप जैसे अभी एज अ फीमेल इस जॉब में हैं, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? इस जॉब के अंदर आपको फेस्टिवल्स पे भी नहीं जाने को मिलता होगा, और एट नाइट या कभी भी कोई इमरजेंसी आती होगी, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है सिमरन जी। और मैं महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली कहूँगी, हम लोग ना मेहनत करने से डर जाते हैं बहुत बार कि यार पुलिस को छोड़कर डेस्क जॉब ले लेते हैं, RAS या RTS भर देते हैं, RPS नहीं भरते। कई बार मैंने देखा है, लड़कियों से बात करती हूँ ना मैं कि यार RAS मिला तो ठीक है, नहीं तो RTS ले लेंगे या अकाउंट सर्विस ले लेंगे, कि वो ऑफिस वाली जॉब है। बट मैं आपको बताऊं, जितनी रिकग्निशन आपको पुलिस में मिलती है उतनी और किसी जॉब में नहीं मिलती, क्योंकि आप जब वर्दी पहनते हो तो आपकी चाल बदल जाती है। आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है जो वैसे नहीं आता। अगर आज मैं सिविल में होती तो मेरी अलग तरीके की बॉडी लैंग्वेज होती, मैं वर्दी में बैठी हूँ, मेरी अलग तरीके की बॉडी लैंग्वेज है। तो आपने सही कहा कि मेरे पास वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बड़ा डिफिकल्ट चीजें आती हैं, लेकिन इसके लिए मैं 2 लोगों को बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगी। एक तो मेरे हस्बैंड को, जो इस बात को समझते हैं कि मेरी जॉब ऐसी है, वरना वो प्रेशराइज कर करके मुझे हो सकता है और डिप्रेशन में ला देते। बट ही इज एन एक्सीलेंट पर्सन, ही इज अ कोर फेमिनिस्ट एट हार्ट, एंड आई थिंक आई कुड नॉट हैव, मतलब मुझे इनसे बेहतर लाइफ पार्टनर शायद जिंदगी में नहीं मिल सकता था। मैंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। तो मेरे हस्बैंड की तरफ से जो मेरे को सपोर्ट है, इमोशनल, मेंटल और फैमिली का, वो एक्सेसिव है। तो एक तो उनकी वजह से मैं ये कर पाती हूँ, और दूसरा फेस्टिवल्स की जहाँ तक आपने बात की, तो मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर और मेरे जो इन-लॉज के साइड की फैमिली है, वो इतने अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी फेस्टिवल पे फिर वो आ जाते हैं मेरे पास। उनको पता है कि ये तो आ नहीं पाएगी, तो वो आ जाते हैं। तो a supportive family and a supportive in-laws and husband is one thing which is allowing me to work fully
नहीं तो क्या है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करे तो कहीं ना कहीं आपका मन भी 50-50 रहता है, फिर आप पूरे मन से काम नहीं कर पाते। तो एक तो मैम सबसे बड़ा रीज़न तो वो है, और दूसरा ये है कि जब मैं जिस काम में होती हूँ, ये मेरी पर्सनल आदत है कि मैं वहाँ पर अपना 200% देने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा काम है तो मुझे करना ही है। तो अगर सवेरे 4 बजे भी कहीं इमरजेंसी आती है तो जाना है तो जाना ही है। तो रो के जाने का एक ऑप्शन है, हंस के जाने का एक ऑप्शन है। तो मैं हंस के जाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है ऐसे काम में। ये मेरे गनमैन खड़ा है अभी, ये कई बार कहते हैं कि मैम आप बहुत ज्यादा फील्ड में जाते हो। तो क्या है कि ये कोई ऐसी गणित बता रहे थे कि जो एसपी ज्यादा काम करता है उससे ज्यादा काम मिलता भी है। तो मैंने कोई बात नहीं, कहते जो एसपीओ ने आराम से निकाला, बर्ड वॉचिंग करी और ये सब करी तो उनके टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई। मैंने कहा कोई नहीं, चैलेंजेस लाइफ में एक्सेप्ट करना और उनको मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना उनके साथ, ये हमेशा एटीट्यूड रहता है। तो एक पर्सनल एटीट्यूड इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट। जी मैम। मेरा नाम जसी कवर है। मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे आपने यूपीएससी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, आपने डीयू में भी टॉप किया, तो आपके अंदर ऐसा क्या मोटिवेशन था कि आपको कहीं फेलियर नहीं करनी पड़ी? मोटिवेशन तो ये था यार कि एक तो पढ़ाई करने की डेडिकेशन थी मेरे में। मैं मेहनत बहुत करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मेरे हस्बैंड और मेरी इस बात पे लड़ाई भी होती है। वो किस्मत को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं मेहनत को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। फैक्टर्स तो देखो दोनों होते हैं, किस्मत और मेहनत दोनों फैक्टर जिंदगी में होते हैं, पर मुझे लगता है कि मेहनत 80% है और किस्मत 20% है। उनको ऐसा लगता है कि मेहनत 40% है और किस्मत 60% है। तो इसमें जब हमारी लड़ाई होती है तो वो यही कहते हैं कि तुम हर बार, जैसे आपने कहा ना कि यू हैव ऑलवेज टॉप्ड इन लाइफ, तो तुमने हमेशा टॉप किया है तो इसलिए यूपीएससी तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, तो इसलिए तुम्हें लगता नहीं है कि स्ट्रगल करना पड़ता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल, मैं जानती हूँ ना मैंने कितनी मेहनत करी है। किसी आम आदमी के लिए कहना कि यार तू तो हमेशा से टॉपर थी इसलिए तेरा हो गया, तो टॉपर क्यों थी यार? पढ़ती थी, मेहनत करती थी, इसलिए टॉपर थी। ऐसा थोड़ी था कि भगवान ने लिख के भेजा था कि हाँ ठीक है तुम टॉप कर लेना। तो वो एक्चुअली क्या है, वो डिमीन करने वाली बात है। आप टॉप कर रहे हो क्योंकि आपने मेहनत करी है। और इसका एक दूसरा आंसर ये है कि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो 10th में 12th में फेल हुए, बट आज आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर भी आपको बहुत कुछ सिखाता है, और अगर कभी आप फेलियर आपने जैसे एजुकेशन लाइफ में नहीं किया तो वो सिर्फ इसलिए कि आपने उसके लिए फिर मेहनत ज़्यादा की है, डेडिकेशन ज़्यादा ली है, आपने सच्चाई के साथ मेहनत करी है। तो मेहनत का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना सक्सेस नहीं है। आप आगे बढ़कर और क्या सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, निरंतर ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, ये सक्सेस है। कई बार हम क्या है सिर्फ सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन को सक्सेस और फेलियर मानते हैं, बट सक्सेस और फेलियर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। आपकी लाइफ में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपके दोस्तों के साथ रिलेशंस कैसे हैं, आप लोगों के साथ कैसा बात करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है। आप सिलेक्शन होने के बाद एरोगेंस तो नहीं आ गया आप में, आप अकड़ के तो नहीं चलने लगे, आप जमीन से आज भी जुड़े हुए हो कि नहीं जुड़े हुए हो। ये सारी चीजें आपको सक्सेस और फेलियर के मापदंड पे क्लियर करती हैं। थैंक यू। अगर हमने आपको आधा पौन घंटा और सुना मैम तो हम लोग आप पे रिसर्च लिख देंगे और केस स्टडी पहुंचा देंगे आपके पास। तो जो ये सेशन है होपफुली हम सबके लिए एक माइलस्टोन क्रिएट करेगा, एंड हम इस सेशन को अपनी लाइफ में आगे के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, आगे फॉरवर्ड भी करेंगे। एंड धन्यवाद मैम आपका व्यक्तित्व सच में धनी है, एंड आपकी लाइफ जिस तरीके से आपको अच्छी लाइफ पीछे सालों में मिली वैसी हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसी लाइफ आपकी आने वाले टाइम में रहे। बेस्ट विशेष अचीवर्स परिवार की तरफ से, सब बच्चों की तरफ से, हमारे सबकी तरफ से धन्यवाद। आप आए।